बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 27 फरवरी साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात हम आज के प्रोग्राम में दादाजी से हासिल करेंगे। फिलहाल दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। सवालात का आगाज़ करूं? बिल्कुल बिस्मिल्लाह। लेकिन दादाजी एक बात है, मैं तनकीद नहीं कर रहा। दादाजी हुकूमत जिस चीज़ का क्रेडिट ले रही है वही उल्टी पड़ गई। अभी कहते हैं बाहर से डॉलर आ रहे हैं। दादाजी $59 मिलियन रिजर्व्स गिर गए और गिरेंगे। तो आप अगर जो काम जालसाजी से किया हो तो यही होता है। जी, पहला मैसेज तारिक ज़िया राना का है। कहते हैं दादाजी कुछ चांस है कि हमारी ये सिक्योरिटी स्टेट वेलफेयर स्टेट में बदल जाए? नहीं पुत्र, जिन्होंने सिक्योरिटी स्टेट बनाई थी उनका बहुत बड़ा स्टेक मुलव्वस है। और ये बहुत बड़ी बात मैं करने लगा हूँ कि अगर आप इसको वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे तो कोई पता नहीं कि वो तीली ला के सब चीज़ को आग ला के निकल जाए। यस, ऐसा हुआ है, माजी में भी हुआ है जी। लिहाजा कोई चांस नहीं, आपकी तरफ से ना ही समझे। मेरी तरफ ना ही समझो, कम से कम आपकी और मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जी, नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है मोहम्मद का, और आपने पूछा कि दादाजी अमेरिका की काबीना में ज़्यादातर इंडियन निजात अमरीकी शामिल हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे और क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये एक अलग मौजू है और इसको डिटेल में डिस्कस किया जाना चाहिए। अमरीकी और पाकिस्तानी निजात ज़्यादा हैं, इंडियन निजात ज़्यादा हैं तो पाकिस्तानी निजात भी वहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने एक पहली दफ़ा अपना उर्दू स्पीकिंग तर्जुमान मुकर्रर किया है, क्योंकि यूथियां अंग्रेजी नहीं ना होती तर्जुमा करवाने। ये तो कह रहे थे हम पढ़े लिखे लिबरल लोग हैं। यार मिट्टी देखे पढ़े लिखे आजम स्वाति पढ़े लिखे आदमी, यार खुदा का खौफ करें। अच्छा चले, नाराज क्यों हो रहे हैं? ठीक है ना जी हाँ जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास तौकीर अहमद का है, और हैरत अंगेज तौर पे तौकीर ने तारीफ की है रिजवान की। कहता है टाइटल बड़ा अच्छा बनाया है। अच्छा, दादा बहुत शुक्र, हालांकि आज आपको पसंद है ना, मुझे पसंद है, लेकिन रिजवान की तारीफ आई है। तो दूसरी बात कही कि दादाजी एक साहब ने कनाडा में जो बिजली की कीमत है वो भेजी कीमत का तकाबली जायज़ा लें तो काफ़ी जो है फ़र्क निकलता है। कहते हैं दादाजी ये बताइए कि हमारे बिजली वाले मीटर क्या पूरी ईमानदारी से एक यूनिट को एक यूनिट गिनते हैं? मेरा ख्याल है मैं तो इस बात का हामी हूँ कि सरकार कहती है कि एक यूनिट को एक यूनिट गिना जाता है, तो हमें ये मानना चाहिए कि एक यूनिट को एक यूनिट ही गिना जाता है। सरकार तो कह रही है पाकिस्तान बहुत तरक्की भी कर रहा है, तो उसके लिए तो हम बैठे हुए हैं ना, उसका चीट फाड़ करने के लिए, उसका तिया पांचा करने के लिए, लोगों को गुमराही से बचाने के लिए कि झूठ पे बोल देना है। तो लेकिन ये है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं दादाजी? इसलिए कि बिजली की कीमत हमारे यहाँ अमेरिका कनाडा के बराबर या उससे ज़्यादा, और अब हमें क्वांटिटी भी पूरी नहीं मिलती। लो, क्वांटिटी तो पूरी मिल भी जाए भाई जनाब, ये बात कर रहे हैं। आपको जिस तरह लूटा जाता है ना, वो और तरीका है। वो तरीका ये है कि आपने इस बिजली का मीटर जो है ना, वो नहीं मैयर कार जो आपको एवरेज पड़ती है ना। आपके मोहल्ले में 10,000 यूनिट जो है ना वो बिजली के इंडक्ट हुए आए हैं जी। गौर से सुन लीजिएगा। जब वो कैलकुलेशन करके लाया, ठीक है, तो उसने आके बताया कि यहाँ पे तो जो मीटरों से मैं नोट करके लाया हूँ वो मीटर निशानदेही कर रहे हैं कि 8,000 यूनिट बिजली के आए। अब ये 2,000 यूनिट का क्या करें? वो कह रहे हैं कि ये जो 8,000 यूनिट जिन्होंने इस्तेमाल किए इनके ऊपर एवरेज डाल दें, तो सब पे तकसीम हो जाता है। जिसने 1,000 यूनिट इस्तेमाल किया उसको कहें 1,000 नहीं किया तूने, 1,200 किया या 1,250 किया, ठीक हो गया, 1,250 कीता है। जी जी, एवरेज आ गई। अब आपको बिल आ रहा है 1,250, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। वो जो एवरेज डालते हैं ना, आपको याद है नवाज शरीफ के दौर के अंदर लेस्को ने 103% की रिकवरी कर मारी थी। हाँ जी। और फिर पूरा बोर्ड उड़ाना पड़ गया था नवाज शरीफ को, उन्हें कहा जी। और फिर पूरा बोर्ड उड़ा दिया था पकड़ के, लेस्को का भी, और सीईओ भी बदला था और सीएफओ भी बदला था, ये सारे लोग उड़ा दिए थे। 103% पे बोर्ड नहीं उड़ना था, खबर 103 की आई थी। आपको पता लेस्को में तो मेरे अंदर के जराए हैं, रिकवरी 140% कर दी थी, तो उड़ा दिए सारे लोगों की चीखें निकल गई थी। लेकिन वहां पे कम से कम सुनी तो जाती थी ना। हम जैसे जब बोलते थे कि ऐग कीता जे, तो वो उसका शर्म करते थे, लिहाज करते थे, ऐसे ते गाला कढ़ना आ जाने झूठ बोलना पे थे।
तो उनके जवाब में जब ये इनके बारे में कहते हैं ना कि झूठ पे बोलते हैं, मैंने इनका जवाब देता हूं, क्योंकि ये हमें आगे सबसे पहले कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ 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 कहने में कौन सा लफ्ज लगता है, एवं होंटियां जी करने पैंदे जी। ठीक है ना। अब तुसी साबित कर दे फिरो कि नहीं मैं झूठ नहीं, मैं सच कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो बकवास करी जाएंगे। छपी हुई खबर है भाई, मैं कोई अपने पास से थोड़ी कह रहा हूं। आगे चलो जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास जान खान का है, कहते हैं दादाजी सिर्फ ये बता दें कि आप ठंड के डर से बात को गोल क्यों कर जाते हैं। भाईजान मेरे से नहीं ठंड बर्दाश्त होती यार, सीधी सी बात है। हर इंसान को चॉइस का हक है। आपसे बर्दाश्त होती है तो आप कर लें, जितनी की हमारी औकात है, जितनी की हम ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी की बात हम कर लेते हैं। ठंड अपनी अपनी जी, ठंड अपनी अपनी। ठंड अपनी अपनी। जी। बिलावल का मैसेज है, कहते हैं दादाजी फिर ये खबरें चल रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया पे भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान पे इंडिया ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की है, क्या इसमें कोई हकीकत है? वो बकवास करते रहते हैं वो सारा अपने। वहां पे भी तो यूथिया मजहूरल कौमल जाहिरिया अकल महदूद मौजूद है ना बीजेपी की शक्ल के अंदर, तो वो भौंकते रहते हैं। ठीक है, तो भौंकते रहे। पिछले हफ्ते भी गालां कड्डियां सन, इस हफ्ते भी गालां कड्डन सानू, तो उनके भौंकने का बुरा नहीं मनाना, ठीक है ना जी। और ना ही नोटिस लेना है उनका। फिर कुछ करते हैं, फिर अभिनंदन हो जाता है। अभिनंदन, फिर चाय पिलानी पड़ जाती है उनको, चाय का दादाजी खर्चा वहां पे 5वीं पुश्त की जो वीडियोस है ना दोगली ब्लागी जंग वहां का की कटी हुई, उसमें मैंने देखा, कहता सर अभिनंदन दुश्मन की कैद में रहने के बावजूद भी एक लफ्ज नहीं बोले, कौन भी राज नहीं दिए। वो दादाजी को तरीफे कर रहा था, मैं ये भी की कटी हुई है। हमारे यहाँ तो एक ही हकीकत हुई है ना, उधर दर्जनों है, उथे अनलिमिटेड हकीकत हुई है। और हम अपने उस हकीकत टीवी को माफी नहीं देते। हमें जहां पे मौका मिलता है हम उसकी चित्रौल करते हैं। वहां पे ये नहीं है। हाँ, वहां पे फिर वो आपको पाकिस्तान भेज के ही रहते हैं। ऐसे है कि जो यहाँ की 5वीं पुश्त से इख्तिलाफ करें उसे कहते तू इंडिया चला जा, वहां पे है तू पाकिस्तान चला जा। तरीका कार दोनों तरफ एक जैसा है, दोनों तरफ बयानिए भी कोई नहीं। इस मौके पे दादाजी कहते हैं नथा सिंह एंड द प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। जी। अब्दुल सत्तार चौधरी कहते हैं दादाजी क्या कोई ऐसा नोटिफिकेशन या नोटिस जारी हुआ है कि होंडा, सुजुकी, टोयोटा के अपने मैन्युफैक्चरर प्लांट्स पाकिस्तान में लगाएं, यानी उन्हें बाउंड किया गया है? बल्कि वो ये कह रहे हैं कि दूजे से लवांडे जी, ये क्यों लवांडे हैं? उन्होंने तो ये इतराज उठा दिया जी। चौथे के दिन उन्होंने इतराज उठाया होता है कि जनाब बताएं हमें आप इसको किस टैरिफ के तहत इजाजत दे रहे हैं। ठीक है ना। अब यार मैंने वो देखा ही गाड़ी, जो मेहरान है उसके मुकाबले में यूनाइटेड ब्रेवो आई है ना। हाँ जी, छोटी गाड़ी के लिए, छोटी गाड़ी, या वो प्रिंस पर्ल जो आई है। अब आप उस उतनी कीमत में दे रहे हैं वो जितनी में इस वक्त अगर मेहरान आ रही होती तो होनी थी। 30 साल गड्डी चलाई है और उतनी कीमत में दे रहे हैं उसके, और उसके जो वो क्या होते हैं फीचर्स जी, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। वो बेहतर फीचर्स हैं। ठीक है, वो मतलब कि कोई बाइज्जत गाड़ी लगती है। हाँ, मेहरान तो बस ऐसे ही है। ठीक है ना। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मेहरान ली ना, तो किसी जगह पे शादी में शरीक होने गए, वापस पे बड़े कबीदा खातर थे, दुखी थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार चंगा भला मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तो एक साहब आके कहने लगे अपनी मेहरान कड्डो, मैं अपनी गड्डी कढ़नी है। गाड़ी नहीं मान रहे उसको, वैसे वो गाड़ी थी भी नहीं। ना लोग गड्डी नहीं मान तैयार है। उस जमाने में 5.5 लाख रुपए की आती थी, मेरा 5.5 लाख रुपया लग गया तो लोग गड्डी मानने तैयार नहीं। माजरत के साथ बात ठीक है, वो गाड़ी नहीं है। अब इसका मैसेज है, कहते हैं दादाजी असद उमर साहब की कारकर्दगी जितनी पुअर है, क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब उन्हें निकाल दें? नहीं, पुअर नहीं है, पैथेटिक है। जी जी, पैथेटिक है बहुत आला। वो नलके जो है ना, हैंड पंप, उसका इफ्तिताह करता फिर रहा है। गटरों का इफ्तिताह करने वाला गटर माइंडेड ज़हन है, ठीक है, गूफ किस्म का। वो उसका नलकों का इफ्तिताह करने वाला ज़हन है। वो यार स्पीड ब्रेकर इफ्तिताह कर रहा है, तो इसलिए छोड़ दें बेचारे को, पागल लोगों को कुछ नहीं कहते। मार्केटिंग स्किल्स आप देखिएगा इमरान खान की और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनकी कितनी कमाल की है। एक सड़क छाप आदमी को उन्होंने रस्तों बना के पेश किया और लोग मान भी गए। मार्केटिंग स्किल्स कमाल है, सीखना चाहिए। उनकी स्किल नहीं थी, उनकी स्किल नहीं थी, सर की स्किल। अच्छा, सर ठीक है ना, सर की स्किल थी।
हमारे सामने ये जुर्म हो रहा था और हम चुप करके देख रहे थे कि साहब लोगों का हुक्म है। दादाजी बड़े से वाली बात है। हाँ। क्वार्ट सीमेंट वालों ने ये कहा कि हम अपनी जो कैपेसिटी है वो 10,000 टन हाँ। पर डे पे लेके जाएंगे। अच्छा। सर को जोश आ गया। अच्छा। सर ने कहा FCCL के जितने पैसे उठा के कैपेसिटी पे डाल दो। कोई डिविडेंड नहीं दिया। अच्छा। ओहो, सर माइंड कर गए। सर ने कहा मुझसे आगे कोई क्यों निकले। अभी ठीक है सर भी वैसे यार ये इतनी हैवी किस्म की एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, मईशत सुकड़ रही है, इंडिया को देंगे ना तो ये ना इंडिया अपनी कैपेसिटियां कैपेसिटियां ला बैठा ही, ठीक है ना, तो ये जाएंगी कहाँ पे, ये कैपेसिटीज जाएंगी कहाँ पे। मैं बताऊं मुझे क्या खौफ आता है जी। इन्होंने चौथे के दिन ना डिफॉल्ट करके बैठे होना है और सरकार को कहना दे सब्सिडी ताकि हम चलें। असल में ये इशू होना, लेकिन उसका एक फायदा हो सकता है, सरकार को प्रेशराइज करे और सरकार उकता के मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर दे। गवादर सारा बनना है ना, स्काई स्क्रैपर्स बनने हैं गवादर में, सौदे नहीं हो रहे आजकल। यार देखें, अगर किसी ऐसे सर की ड्यूटी लग गई गवादर के ऊपर जिनको ज्यादा हाड़वा हुआ, जिनको ज्यादा भूख हुई, तो वो सीमेंट इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं चाइना से। कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई शक नहीं, कुछ भी हो सकता है। गंधारा निशान गंधारा का लगने के बावजूद हमने बाहर से ट्रक इंपोर्ट करने किए थे ना, किए। असेंबली सहूलत हमारे पास थी, लेकिन पूरे कंप्लीटली CBU यूनिट हम बाहर से मंगवाया करते। यस, तो मंगवाया करते थे। यस। तो किसी भी साहब के मूड में कुछ भी आ सकता है। जी। राशिद गफूर कहते हैं दादाजी फाइलर बनने का फायदा क्या, और क्या जो टैक्स हम रोजमर्रा जिंदगी में देते हैं या हुकूमत काटती है वो पैसा हमें वापस करती है? एडजस्टमेंट हो जाती है जी, 3-4 साल बाद जाके कहीं होती है रो पिट के, लेकिन हो जाती है। तो फाइलर बन जाना चाहिए यार, इसका फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। टैक्स तो कट ही रहा है आपका। वो यारो मैनू ये साहब की कॉल आई सी, फिर मैसेज आया कि फौरन कॉल करो, जेन चो निकल गई। लेकिन रिटर्न के लिए तो नहीं कर रहे होंगे, रिटर्न का तो वक्त वैसे रिटर्न से याद आया है जी। तारिक ज़िया राना का मैसेज अगेन से है, कहते हैं बिजनेस अमेजोन के साथ या स्टॉक मार्केट में कौन सी ऑप्शन बेहतर है? स्टॉक मार्केट का तो जोड़ ही कोई नहीं है। स्टॉक मार्केट का जोड़ ही कोई नहीं है। वो केड़ा शेयर 12 रुपए का सी जो 120 का होया है आजकल TRG पिछले साल 140 आज सुबह मॉर्निंग में 140 लगा है, यानी लास्ट स्टॉक मार्केट एक साल के अंदर अब देखिए 12 गुना प्रॉफिट कहाँ है जी। स्टॉक मार्केट में अगर आपने पोजीशनें सही ली हो ना, ठीक है ना, तो इससे बेहतर ऑप्शन है ही कोई। ठीक है, सूदी साहब इस उम्र के अंदर भी फुल टाइम है ਸਕੂਨ चिल, मैनू भी कहने लगे यार की करदा रहना तू, ठीक है, इस उम्र में भी क्यों इन्वेस्टमेंट कीतियां होईयां स्टॉक मार्केट टेक्निकल ते है कैलकुलेशन करके, तो उस तो बाद चिल कर रहे हैं अपनी जिंदगी दे विच। जी। बिलावल का मैसेज है, कहते हैं दादाजी वसीम अकरम जो क्रिकेटर हैं उन्होंने भी सेनेट की टिकट के लिए PTI की तरफ से पेपर सबमिट किए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, PTI की तरफ से नहीं किया, मैंने नहीं सुना कहीं, बरली कह रहे हैं, खबर आई है। अब गुजारिश ये है, टेक्नोक्रेट की सीट पे उनका अच्छा हो सकता है वो अबड़ो के वापस करके उसको दे दिया, मुमकिन है। अब सवाल सुनिए, वैसे मेरी नजर से ये खबर गुजरी क्यों नहीं? कहते हैं पंजाब में पहले ही वसीम अकरम प्लस है तो इनकी क्या जरूरत, सवाल ये है, और बात भी ठीक है। क्या ख्याल है? मैं आपको एक और बात बताऊं, बताइए। वसीम अकरम प्लस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि जो डस्का में बंदे गायब हुए हैं इस पे इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट करें, ठीक है। वसीम अकरम प्लस ने इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने वसीम अकरम प्लस को नहीं कहा था, उसने कहा था इलेक्शन किसको बोला, ये बात मेरे वीलॉग में रह ही गई, मैंने कहा यहाँ पे बता। जी। उसने किसको कहा था, उसने हो सकता है जब ये प्रोग्राम नशर हो तो उस वक्त तक इस पर डेवलपमेंट आ गई हो, उसने किसको कहा था, उसने कहा था चीफ सेक्रेटरी को, ठीक है, इस पर रिपोर्ट करके हमें पेश करो। चीफ सेक्रेटरी ने खुद जवाब नहीं दिया। अगर चीफ सेक्रेटरी खुद जवाब देता तो तला जाता। क्यों भला? क्यों? क्योंकि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तो रियासत के तमाम अदारे चीफ इलेक्शन कमीशन के मतहत हो जाएंगे और उसको बड़ी हद तक अदलिया के इख्तियारात भी हासिल हों ताकि वो फिर इलेक्शन करवा सके। ये आइन में लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर वो चीफ सेक्रेटरी कहता कि जी मैं नहीं मानता इलेक्शन कमीशन का हुक्म, तो उस पर आर्टिकल 6 लगता है, लगना था। तो चीफ सेक्रेटरी चला के
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਂਗੇ ਬਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बोंगा बुजदार कहना हम नहीं इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर ना इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। बोंगे तलिया गए। अगर कोई वकील उठ के इस दफा चढ़ जाए अदालत कि जनाब इनू फारग करो, बोंगे ने आइन की वायलेशन कर दी, इन्हों अंदर भी तुनो नाल है, तो ये तुनिया जाएगा, तलिया जाएगा। तलिया वो जा चुका है इस बयान के बाद। अल्लाह करे ये बयान इसने बयान ना दिया हो, बल्कि इसने ये वाला फैसला नोटिफाई कर दिया। अगर ये नोटिफाई कर गया ना तो ये तलिया गया। चीफ मिनिस्टर रवे या ना रवे, अब इसके बाद इसकी जिंदगी में कभी भी इसके खिलाफ कोई बंदा अदालत चढ़ गया, अगर इलेक्शन कमीशन ने इसको सपेयर कर दिया, और मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन को बोंगा बुजदार फड़का देना चाहिए, यानी फ्राई कर देना चाहिए, फ्राई कर देना चाहिए, बकायदा इसको इसके समोसे बना देने चाहिए इसके, ठीक है ना। क्योंकि यार उस इलेक्शन कमीशन को इनकार नहीं हो सकता, इनके तहत ये आइन की वायलेशन है, और कोई उसने बड़ा काम भी नहीं कहा। अब वो खुद इंक्वायरी करेगा, इलेक्शन कमीशन के अपने बंदे जो हैं वो खुद इंक्वायरी करेंगे ना जी, तो फिर आपको तलेंगे अच्छी तरह। लेकिन ये आइन के तहत भी तला गया, ये इनकार करके। तो इन्हें इतना अहम आइनी नुकता है। मैं कल 2-3 पार्टियों को मैंने फोन करके क्या, मैं क्या इन्हें बम लत नहीं मारती? उन्होंने कहा हाँ मारती है। तो मैंने कहा इसकी तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती। उन्होंने कहा इन्हें अदालत जो डिस्क्वालिफिकेशन करके वो खाओ। मैं कहा सही गलती हो गई, माफी दे दे। लेकिन इतना फहम भी नहीं है। मेरा ये सवाल है क्या कि बुनियादी बातों का नहीं पता, वर्किंग का, मेथोडोलॉजीज का नहीं पता? पता है, सब पता है। अच्छा, जान के वो भी कहता था सब पता है। ब्यूरोक्रेसी चलाक बनी हुई है, सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो इस वक्त ना एंजन करी जा रही है क्या पीछे रहने। वरना ये बताओ 2018 का पूरा इलेक्शन लपेट गए वो धांधली में। हाँ जी, तो ये जिमनी इलेक्शन नहीं लपेट सकते, नहीं लपेट सकते थे, बिल्कुल सकते थे, लेकिन नहीं लपेट सके। नहीं लपेटा कि गंदे हों, हमारे कंधे पे बंदूक रख के क्यों चले। ओके, मैंने तो पहले कहा था सर, हैं सर नहीं होगा। चलो आगे चलें। मोहम्मद फैसल कहते हैं दादाजी, करेंसी की डेप्रिसिएशन के अलावा ये फरमाइए कि पाकिस्तान में फूड आइटम और जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो अंधाधुंध क्यों बढ़ रही है? करेंसी की डिवैल्यूएशन एक फैक्टर हो गया, मजीद दूसरा माफिया सेक्टर जो है ना वो ये, मैं आपको एक सिंपल प्रिंसिपल बताता हूँ। आपका रुपया जो है वो मतलब $1 जो है वो 150 से 160 का होगा। ठीक है, कितने का हो गया? 160 का हुआ, 10 रुपए गिर गया। अब जो बाहर से चीज 150 रुपए की आ रही थी, $1 की आ रही थी, वो 150 की आती थी। अब वो पाक रूबी के अंदर 160 की आएगी, 10 रुपए इजाफी बढ़ गई। ठीक है, अब ये उसने एडजस्टमेंट लेनी है। जैसे मैंने आपसे कहा था पेट्रोल की कीमत में एडजस्टमेंट अभी ड्यू है, पेट्रोल 150 पे जा रहा है। इसी तरह मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, 100 रुपए का डॉलर था तो उस चीज की कीमत 100 रुपए थी, अब वो हो गया 150 का, अब उस चीज की कीमत होगी 150। जब वो 150 पे जाएगी तो उसके रेलेवेंट जो लोकल चीजें होंगी उनकी कीमत भी बढ़ेगी। 100 रुपए का जब डॉलर था तो पाकिस्तान की गंदम इस खित्ते में महंगी गंदम में शुमार होती, लिहाजा गंदम बाहर स्मगल नहीं होती। ठीक है जी, आपने 160 का डॉलर किया तो वो गंदम जो थी, आपको लोकल गंदम की कीमत आपने 1300 ही रखी, ठीक है, उस साल जी, ठीक हो गया, वो डॉलरों में सस्ती हो गई, वो डॉलर टर्म में सस्ती हो गई और आपकी गंदम इस खित्ते में सबसे सस्ती हो गई और वो सारी स्मगल हो गई। यानी आज़रबाईजान तक पाकिस्तान की गंदम गई स्मगल होके, क्योंकि सस्ती पड़ रही थी। अब आपको क्या करना है? अब क्या होगा? वो गंदम एडजस्टमेंट मांगेगी, एडजस्टमेंट लेगी, जितनी डेप्रिसिएशन हुई होगी वो उसकी एडजस्टमेंट मांगेगी। सिंध ने इसीलिए गंदम की जो कीमत है वो 2000 मुकर्रर किया है कि जनाब 50% एडजस्टमेंट दे दें इसको जी किसान को, ठीक है। इसी तरह हर चीज जो होगी उसकी एडजस्टमेंट आएगी डॉलर टर्म के अंदर। उसकी कीमत ने रहना डॉलर टर्म में, डॉलर वर्सेस ऑल, पूरी दुनिया का, ठीक है। अब वो एडजस्टमेंट हो रही है हर चीज की, पूरे सेक्टर में एडजस्टमेंट होगी। 6 महीने से 2 साल लगते हैं इस एडजस्टमेंट की तरफ जा रही है चीजें। बात मैं क्लियर कर पाया जी। तो इस दौरान जो है वो कुछ लोग कूद पड़ते हैं उसके अंदर,
फाड़ लो जो कि मुल्की मामलात के अंदर भी दखील हैं, टैक्स के मामलात के अंदर दखील हैं, तरीन शरीन ना, वो सारे कूद पड़ते हैं। तो वो हुकूमत को कहते हैं कि किसान से तो हमें गंदम दिलवाओ 1350, और आप खेलते हैं इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर, और इंटरनेशनल प्राइस जो है गंदम की वो 2400 रुपये है, लैंडिंग प्राइस की बात कर। ठीक है ना, समझ आया? और ये बात जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान की जो गंदम है वो इस खित्ते में प्रीमियम पे बिकती है। उसका टेस्ट, उसकी लिड, उसकी खुशबू दुनिया की अफ्रीका से लेकर सेंट्रल एशिया तक किसी गंदम में ये चीज़ नहीं पाई जाती। और नंबर 1, नंबर 2, जिन लोगों की जुबानों को गंदम का ये जायका चढ़ा हुआ है गोली छोड़ दे, वो इसके लिए प्रीमियम देने को तैयार हो जाते हैं कि दूसरी गंदम की कीमत अगर 1400 है तो अफगानी यहाँ से 3000 रुपये पर मन खरीद के गया, 29 रुपये पर मन, 28 रुपये पर मन, हम प्रीमियम पे बिकते हैं। तो 1300 रुपये वाली गंदम जो थी वो इमरान खान साहब के फाइनेंसियर, सपोर्टर, केपीके के मिनिस्टर्स, वोट बेचने वाले मखलूक, उन्होंने 2800 रुपये अफगानिस्तान स्मगल की है, जिनको इसने पंजाब के कोटे में, अभी तो वो क्राइसिस आना है, पंजाब के कोटे से गंदम रिलीज करके केपीके को जो दी थी ना इसने, इस डंगर ने, वो सारी अफगानिस्तान 2800 रुपये फी मान के ऊपर स्मगल हुई है। यहां से 2300 की जारी हुई है। केपीके के मेरे बच्चों को, केपीके के मेरे भाइयों को गंदम की रोटी जो है वो 30 रुपए की मिली है। यहां से गंदम 1300 रुपये रिलीज हुई, और इन स्मगलरों ने, जो इसके फाइनेंसर्स हैं, उन्होंने 2800 रुपये अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड स्मगल की। क्यों? पाकिस्तान की गंदम प्रीमियम पर बिकती है। तो ये जो डेप्रिस पाड़ा पड़ के आया था ना, $175 का होना चाहिए, ये सारी उसकी तबाही से आगाज हुआ था। अब हर चीज ने एडजस्ट होना, और अन्य बात तबाही मची है। अब चूंकि उस एडजस्टमेंट के अंदर माफिया घुसाया था, उस माफिया ने ये वाला डिफरेंस एक्सप्लॉइट किया, और कईयों ने हाथ ज्यादा ही मार ली। हर चीज की कीमत 50-60% नहीं बढ़ी, 1.5 गुना, 1.25 गुना नहीं हुई हर चीज की कीमत। कईयों की चीज की कीमत 500 गुना भी हो गई। जी हुई है। दवाइयों के अंदर देखें ना, 500 रुपये एक दफा इजाफा, 234 रुपये दूसरी दफा इजाफा। ठीक है ना जी। ये भी उन प्रोडक्शन वालों को से पैसे पकड़ के उनको कीमतें इजाफी दी, तो उन्होंने भी छोड़े लाए, तो फिर वो मल्टीपल होता है। एक छोटा सा जमीनी नुकता रह गया दादाजी। 100 रुपए का डॉलर है, किसी भी आइटम, 100 रुपए का डॉलर और एक आइटम आती है $1 की, उस पर टैक्स है 10%। हाँ। 10 रुपए टैक्स बना। हाँ। अब डॉलर हो गया 150 का। हाँ। अब 10% टैक्स आप कितना बना? 15 रुपए। ये चीज अंधाधुंध तबाही मची। ये भी इशू हुए हैं। ये जो डार साहब ने कंट्रोल करके रखा हुआ था, और पूरे 5 साल के अंदर टोटल को $2.5-3 अरब उन्होंने मार्केट के अंदर लूज किया, वो भी उन दिनों में जब वो नए नए आए थे, उसको स्टेबल रखने के लिए वो कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं थी। वो डॉलर डरा के रखता था। वो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं थी जो कॉस्ट ये जो है ना, ये बंदर जो हम मिस्र से उठा के लाए हैं, बाकर, नाम नहीं लेना, सॉरी, नाम मुअज़्ज़ज़ होते हैं, अफराद मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। ठीक है, ये जो बंदर हम मिस्र के बाजार से लाए हैं ना उठा के, इस बंदर ने जो तबाही फेरी है, ठीक है ना, और उत्ते कहता कि दुनिया जहान दे इख्तियारात मैनू दे दियो, नाम भी नहीं बताऊंगा, मैं स्टेट बैंक में, भाई स्टेट बैंक ही ने तेरे नाम लिख दी है कि तू आया से साडे प्यो दे सिर ते एहसान करन, और आके ते सारा नहीं स्टेट बैंक ही लिखवा लिया यार। तू गवर्नमेंट नूं कह कानून बनाओ ते रजा बाकर दे नाम स्टेट बैंक लिख दियो यार। यह बड़ी कमाल दी गल। कदी IMF दे वालों प्रैशर पवांदा, कदी इधरों पवांदा कि बोर्ड भी मैं नॉमिनेट करांगा। तू मामे खां लगा होया बोर्ड नॉमिनेट करने वाला? नहीं, तू है कौन है? तेरी अपनी नेशनलिटी मशकूक है यार, और तू कह रहा कि स्टेट बैंक मेरे नाम लिख दियो। और मेरी चमूनिया की टीम जी मैं इकट्ठी की है फिरका वराना बुनियाद के उत्ते उन्होंने नाम लिख दियो। फिर कहने हैं तो फिर तकलीफ होंदी है, अंदर तक अग लगती है। ठीक है, बस कर दे यार, मैंने गुस्सा आ गया। वाइंड अप करें, आखिरी बात, एक ही जुमला बस, बस खत्म करें, वाइंड अप करें। अल्लाह आपको आसानियाँ करे और आसानियाँ खल्के खुदा में तकसीम करने पर तौफीक अता। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आज ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।